दोस्तों, आप लोगों के साथ एक होश उड़ा देने वाला स्टैट शेयर करता हूं। पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इस वक्त है $1486। अच्छा, इस स्टेटिस्टिक को मैं पिछले 10 साल से मॉनिटर कर रहा हूं। ये 1400 से $1800 के दरमियान रहता है। थोड़ी सी हमारी आवाम की इनकम बढ़ती है तो हमारा जो रुपया है वो डीवैल्यू हो जाता है और कहानी वहीं आ जाती है। दोस्तों, जीडीपी पर कैपिटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है, क्योंकि ये दिखाता है कि किसी भी कौम में, किसी भी मुल्क में, किसी भी नेशन में एक शख्स साल में कितने पैसे कमाता है। तो अगर हम इस 1486 को रुपी टर्म्स में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 4,09,218 रुपए। यानी कि ये किसी भी शख्स की पाकिस्तान में सालाना एवरेज इनकम है। अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर दें, यानी कि तकसीम कर दें, तो ऑन एवरेज पाकिस्तान में एक शख्स 34,101 रुपए कमाता है महाना। अब इस नंबर को आपने याद रखना है, 34,101। दूसरी तरफ सिंगापुर का जीडीपी पर कैपिटा है $79,426, जिसको सिर्फ मैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग रुपी टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो ये साल के बनते हैं तकरीबन 22.4 मिलियन, यानी कि महाना तकरीबन 1.87 मिलियन। इसका मतलब यह है कि ऑन एवरेज एक सिंगापोरियन तकरीबन महाना 19 लाख रुपए कमाता है। दिस इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। आखिर यहां पर हो क्या रहा है? व्हाट इज सिंगापुर डूइंग? कितनी छोटी सी आबादी का मुल्क, 55 लाख आबादी है। कराची के एक डिस्ट्रिक्ट की आबादी शायद इससे ज्यादा होगी। एक इतना छोटा सा मुल्क, कहां उसके लोगों की पर कैपिटा इनकम और कहां हम पाकिस्तानी बेचारे गरीब लोग। आखिर दोस्तों, ऐसा क्या फिनोमेना है कि कुछ कौमें, कुछ मुल्क इतनी तरक्की कर जाते हैं और कुछ मुल्क गरीब रह जाते हैं? कुछ मुल्क सक्सेसफुल हो जाते हैं, प्रॉस्परस हो जाते हैं, और कुछ मुल्क फेल हो जाते हैं। कुछ मुल्क अपने सिटीजन्स को हर सहूलत देते हैं, एजुकेशन, सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, और कुछ मुल्कों में आटे की तलाश में लोग लाइनों में लग तो जाते हैं, लेकिन वापस आती है सिर्फ उनकी लाश। इट्स सैड एंड पेनफुल, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बनती चली जा रही है। एक ऐसा मुआशरा जहां आटे की तलाश में लोग निकलें और वापस बेचारे चार कंधों पर आए, जहां 20,000 का मोबाइल लूटने के लिए कत्ल कर दिया जाए, वो मुल्क फेल ही कहलाते हैं। लेकिन अगर हमें यहां से ऊपर जाना है तो हमें अपने फेलियर्स की रीजंस को आइडेंटिफाई करना होगा, शनाख्त करना होगा, ताकि उनको जड़ से निकालकर बाहर फेंक सके। आज की इस बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल वीडियो में मैं आपको इसी $1 मिलियन सवाल का जवाब दूंगा, दैट व्हाई नेशंस फेल। कुछ कौमें क्यों नाकाम हो जाती हैं। सो इसके बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। पुराने वक्तों में नेशंस के फेलियर के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजंस दी जाती थी, जो अगर हम आज के हालात में देखें तो सही नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, ये कहा जाता था कि कौमों का फेलियर बहुत हद तक डिपेंड करता है उनकी ज्योग्राफी पर, यानी कि कोई मुल्क कहां वाक़ है यही उसकी कामयाबी और नाकामी की वजह बन जाता था। इसको अंग्रेजी जबान में कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 18वीं सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू ने कहा था कि गर्म मुल्क, यानी कि ट्रॉपिकल मुल्कों के जो लोग हैं वो लेजी होते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो मुल्क जिनका क्लाइमेट टेम्परेट होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वहां के लोग ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और रिसोर्सफुल होते हैं। और क्लाइमेट आपको पता है कि ज्योग्राफी पर डिपेंडेंट होता है, लिहाजा सारे फसाद की जड़ ज्योग्राफी है। लेकिन दोस्तों, ये जो ज्योग्राफी का हाइपोथेसिस है, इसको जरा डाइसेक्ट कर लेते हैं। नोगेल्स एक शहर है यूएस मैक्सिको के बॉर्डर पर, और ये शहर आधा यूएस में है और आधा मैक्सिको में, जिसका मतलब यह है कि देयर इज नो चेंज इन ज्योग्राफी व्हाटसोएवर। लेकिन उसके बावजूद नोगेल्स एरिजोना, यानी कि यूएस में रहने वालों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कई गुना बेहतर है नोगेल्स मैक्सिको के लोगों से। उनके पास एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ केयर है, लोअर क्राइम रेट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी हाउस होल्ड इनकम 3 गुना ज्यादा है। इसी तरह ये जो ज्योग्राफी वाला हाइपोथेसिस है, ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के केस में भी फेल हो जाता है। आप देख लें, दोनों मुल्क हमसाए हैं, एक जैसी ज्योग्राफी है, एक जैसा क्लाइमेट है, लेकिन कहां साउथ कोरिया, वन ऑफ द टॉप 20 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और कहां नॉर्थ कोरिया, एक क्लोज स्टेट जिसके शहरी एक डरी हुई जिंदगी गुजारते हैं। इसी तरह ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के केस में भी ये ज्योग्राफी हाइपोथेसिस फेल हो जाता है। इसी तरह मलेशिया, बोट्सवाना, सिंगापुर, ये सारे ट्रॉपिकल मुल्क हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी इकोनॉमी ग्रो की है। सो ज्योग्राफी हाइपोथेसिस को तो हमने उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी तरह एक और रीजन दी जाती थी कौमों की नाकामी की, जिसको कहते हैं कल्चरल हाइपोथेसिस। इसका मतलब यह है कि कल्चर डिटरमिन करता है कि कौन मुल्क कितना कामयाब होगा, कौन सी कौम कितनी आगे जाएगी।
एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने कहा था कि वेस्टर्न यूरोप का जो हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह यह है कि वहां के लोगों का वर्क एथिक प्रोटेस्टेंट है, जबकि ईस्टर्न यूरोप में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है, जिसकी वजह से वो वेस्टर्न यूरोप से पीछे रह गए। लेकिन नॉर्थ और साउथ कोरिया फिर दोबारा इस कल्चरल हाइपोथेसिस को भी निगेट कर देता है। दोनों बहुत ही होमोजीनियस कौमें हैं, एक जैसी कौमें, दे आर वेरी यूनिफॉर्म, लेकिन आप देखेंगे दोनों मुल्कों में जमीन और आसमान का फर्क है। सो कल्चरल हाइपोथेसिस भी इतना वैलिड नहीं है। तीसरे नंबर पर जो रीजन दी जाती है कौमों के फेलियर की, उसको कहते हैं इग्नोरेंस हाइपोथेसिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये है कि वो मुल्क नाकाम हो जाते हैं जो मॉडर्न नॉलेज को, मॉडर्न थ्योरी को, मॉडर्न प्रोग्रेसिव मेथड्स को अडॉप्ट नहीं करते, जो पॉलिसी मेकिंग में मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते। जिन मुल्कों को इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसीज का पता नहीं होता वो पीछे रह जाते हैं। ये हाइपोथेसिस तो बिल्कुल ही नल एंड वॉइड है, स्पेशली इन केस ऑफ अफ्रीका एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान की मिसाल ले ले, हमारे पास एक से एक पढ़ा लिखा बंदा है, हमारे पास IMF भी है, हमारे पास पॉलिसी मेकर्स भी हैं, हमारे पास हर तरह की एडवाइस भी है, लेकिन सब कुछ के बावजूद हमारी हालत यह है कि हम लोग डिफॉल्ट के करीब हैं। सो ऑल ऑफ द थ्री हाइपोथेसिस हैव फेल्ड। तो अब सवाल यह बनता है कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से कुछ कौमें ऊपर चली जाती हैं। तो दोस्तों, उसकी सबसे नंबर 1, सबसे पिवटल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंडिस्पेंसिबल वजह है इंस्टीट्यूशंस। और इसमें शामिल होते हैं दो तरह के इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यानी कि मुआशी और सियासी इदारे। कोई भी मुल्क, कोई भी कौम तब तरक्की करती है जब उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करते हैं। लेकिन आखिर इस बात का मतलब क्या है? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यूजुअली दो तरह के होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सट्रैक्टिव। इंक्लूसिव इदारे वो होते हैं जो इकोनॉमिक सक्सेस को स्टिमुलेट करते हैं, मुआशी सरगर्मी को गर्म करके रखते हैं। ये इदारे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को इंकरेज करते हैं, लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम यानी कि मुआशी आजादी देते हैं, जिसकी वजह से वो मुआशरे, वो कौमें जिनमें इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होती है, वहां पे सोशल मोबिलिटी ज्यादा होती है। एक शख्स चाहे मोची, कसाई, दर्जी, धोबी या तरखान का बच्चा हो, लेकिन उसका मुआशरा उसको कहता है कि ये बेटा तेरी स्टार्टिंग लाइन है, एक अमीर का बच्चा भी यहीं से स्टार्ट होगा और तू भी अपनी जिंदगी यहीं से स्टार्ट करेगा। इसको दोस्तों कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसके बाद जिसमें दम होता है, जिसमें गट्स होता है, वो आगे निकल जाता है और मुआशरा और ये इदारे उस शख्स को मुसलसल पुश करते रहते हैं टुवर्ड्स सक्सेस। दूसरी तरफ वो मुल्क जहां पर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पर सिर्फ एलीट का कंट्रोल होता है और वो एलीट होती है सिर्फ 1%। पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक 1% के फायदे के लिए काम कर रही होती है और बाकी सारी अवाम भेड़ बकरियों की तरह अपनी जिंदगी गुजार जाती है। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि उस कौम के एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इदारे होते हैं। ऐसे मुल्कों में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि जो सियासी इदारे होते हैं, वो भरपूर तरीके से करप्ट होते हैं। देयर इज नो मेथड टू द मैडनेस। क्योंकि इदारे मजबूत नहीं है, लिहाजा जिसका जो दिल चाहता है वो कर बैठता है। इसकी एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल पाकिस्तान के मौजूदा हालात है। ECP सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट कर रही है और पॉलिटिशियंस एक दूसरे की गर्दनें उतार रहे हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द इंस्टीट्यूशंस आर नॉट स्ट्रांग। दूसरी तरफ वो मुल्क जहां पर इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पर प्लूरलिज्म होता है, वहां पर लोग म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं, वहां पर विन विन सिचुएशन होती है, वहां पर पावर शेयरिंग होती है और जो एक आम आदमी है, सारे लोग काम करते हैं उसके वेलफेयर के लिए। अच्छा, अब ये जो इदारे डेवलप होते हैं ना, इसमें कभी कभी एक ब्लैक स्वान इवेंट यानी कि एक भूला भटका सा इंसिडेंट पूरी गेम बदल के रख देता है। मसलन यूरोप में जब 14वीं सदी में ब्लैक डेथ का पेंडेमिक आया तो उसने ईस्टर्न यूरोप का जो सारा एस्टैब्लिश ट्रेड रूट था उसको तबाह बर्बाद कर दिया। उस रूट पर रहने वाली 50% आबादी इस बीमारी से मर गई। इसका फायदा वेस्टर्न यूरोप के पेजेंट्स ने उठाया क्योंकि वो ऑर्गेनाइज थे, उन्होंने अपने राइट्स डिमांड करना शुरू किए, जबकि ईस्टर्न यूरोप के लोग इस बीमारी की वजह से हल्के पड़ गए। दे वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड और वहां के इदारे भी एक्सट्रैक्टिव हो गए। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न यूरोप डेवलप करता गया। ईस्टर्न यूरोप भी डेवलप हुआ बट इट कुड नेवर मैच व्हाट वेस्टर्न यूरोपियंस अकॉम्प्लिश्ड। इसको पॉलिटिकल साइंस की जबान में कहते हैं क्रिटिकल जंक्चर, यानी कि वो इवेंट जो किसी भी मुआशरे में सोशियो पॉलिटिकल बैलेंस को टर्न अराउंड करके रख देता है। इस क्रिटिकल जंक्चर का एक और इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ड्रिफ्ट। इसमें होता यह है कि दो एक जैसे एरियाज होते हैं, एक जैसे रीजन्स होते हैं, लेकिन दोनों अपनी डायरेक्शन अलग अलग कर देते हैं।
एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ निकल जाता है, एंड वन टचेस रॉक बॉटम। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इसकी जीती जागती मिसाल है इंग्लैंड। इंग्लैंड एब्सोल्युटली टुक ऑफ। उसने 17वीं सदी में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट की और 19वीं सदी तक इट एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ ग्लोबल सुपर पावर। कभी आपने सोचा है कि व्हाई इंग्लैंड? कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर में सूरज गुरु भी नहीं होता। इसका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यह है कि दे हैड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। उनके पास इदारे पक्के थे जो टैक्सेशन के ऊपर काम करते थे, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करते थे, जो वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, आम आदमी को एम्पावर करते थे। इंडिपेंडेंट मीडिया था, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स थे और एंटी मोनोपोली लॉस थे। एक और बड़ी वजह कौमों के फेलियर की है कंसोलिडेशन ऑफ पावर। ये बात मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिसाल से समझाता हूं। प्रिंटिंग प्रेस जनाब एक बहुत ही ग्रेट इन्वेंशन थी और इसको इन्वेंट किया गया मेंस में इन द ईयर 1445 और देखते ही देखते अगले कुछ सालों में ये पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गई। लोगों ने किताबें छापनी शुरू कर दी, अपने इल्म को डिसेमिनेट करना शुरू कर दिया, लोगों ने किताबें पढ़ना शुरू कर दी, इल्म हासिल करना शुरू कर दिया, एंड दे बिकेम एनलाइटेंड। जबकि दूसरी तरफ जो मुसलमान ऑटोमन किंग्स थे, यानी कि सल्तनत उस्मानिया के जो रूलर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई ये प्रिंटिंग प्रेस तो गैर शरई चीज है, इसको बैन कर दो। और अगले 200-250 साल तक दे नेवर टच द प्रिंटिंग प्रेस। इसकी वजह यह थी कि डीप इनसाइड दे वर इनसिक्योर। उन्हें लगता था कि इट्स अ थ्रेट टू देयर पावर। इसीलिए उन्होंने किसी भी अरबिक टेक्स्ट को छपने नहीं दिया। 1727 में जाकर फाइनली उनको होश आया कि भाई ये प्रिंटिंग प्रेस बहुत ही काम की चीज है और उन्होंने फाइनली प्रिंटिंग प्रेस में किताबें छपने की इजाजत दी। बट बाय दैट टाइम द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। मुसलमान टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, इंटेलेक्ट के लिहाज से यूरोपियन से बहुत पीछे रह गए थे। हालत ये थी कि सल्तनत उस्मानिया यानी कि ऑटोमन एम्पायर में लिटरेसी रेट था सिर्फ 2%, जबकि उस जमाने में यूरोप में लिटरेसी रेट था 60 to 70%। सो जिन मुल्कों के लीडर्स का विजन नहीं होता, द पीपल हु कैन नॉट पीप इनटू द फ्यूचर, वो मुल्क जिनके लीडर्स अपने कौमों के मुस्तकबिल को क्राफ्ट और ड्राफ्ट नहीं कर सकते, उनका हाल यही होता है। सिमिलरली ये जो फेल्ड नेशंस होती है ना, इसके जो एक्सट्रैक्टिव इदारे हैं वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से बहुत घबराते हैं। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक टर्म है जिसका मतलब ये है कि नए इनोवेशंस के जरिए, नए इजादात के जरिए पुराने मेथड्स को ऑब्सोलीट कर देना, खत्म कर देना, ताकि कौमें आगे बढ़ सकें, इंसानियत तरक्की कर सके। ये जो पुराने धकियानुसी सोच के लोग होते हैं, ये हमेशा इन इंस्टीट्यूशंस में बैठ के इसकी पॉलिसी को ड्राइव करते हैं, एंड दे ऑलवेज लिव इन द पास्ट। वो ट्रेडिशंस के ऊपर चलते रहते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, एंड दैट्स व्हाई दे आर लेफ्ट बिहाइंड। इस टेक्नोलॉजी को ना अडॉप्ट करने की भी वजह मैं आपको बता देता हूं। इसकी वजह सिर्फ एक होती है कि ऐसे मुल्कों के इदारे प्रोटेक्ट करते हैं उस मुल्क की 1% एलीट को, बिकॉज दे फील थ्रेटन्ड विद इट। जब टेक्नोलॉजी आती है तो वो अपने साथ लेकर आती है अकाउंटेबिलिटी। हर चीज रिकॉर्ड होती है, हर चीज का लॉग बनता है और हर चीज पकड़ में आ जाती है, और इस पकड़ से ही तो ये एलीट भागती है। सो माय डियर बुक बडीज, ऑल इन ऑल बॉटम लाइन ये है कि अगर किसी भी कौम ने तरक्की करनी है, और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, तो हमें अपने इदारों को मजबूत करना होगा। अब सवाल यह है कि इदारे कौन बनाते हैं? इदारे बनाते हैं लोग। हमें लोग ऐसे चाहिए जो एजुकेटेड हो, हाईली इंटेलेक्चुअल हो, अपने मुल्क के साथ सिंसियर हो, एम्पैथेटिक हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले पाकिस्तानियों के वेलफेयर का ख्याल रखें। जो भी बातें मैंने आज आपको वीडियो में बताई हैं वो पाकिस्तान के केस में एग्जैक्ट पजल फिट है। पाकिस्तान में आज कोई इदारा इंटैक्ट नहीं है। ले दे के एक इदारा रह गया था जिसको कुछ हमने और कुछ उसकी खुद हरकतों ने कंट्रोवर्शियल कर दिया। वीज़ावी अगर आप इंडिया में देखें तो वहां के जरा सुप्रीम कोर्ट की पावर देखें। किसी की जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर जाए। सो वी कैन लर्न एटलीस्ट फ्रॉम आवर नेबर्स। लेकिन जनाब ये जो लर्निंग की एक्सपायरी डेट है ना, ये अब बहुत करीब है। या तो लर्न कर जाए बिफोर इट्स टू लेट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।